समीर वानखेड़े के साथ अब तक क्या हुआ और आगे होने वाली पूरी कार्यवाही की इनसाइड स्टोरी जानिए शम्स ताहिर खान से। लगभग पूरे महीने भर तक ये सुर्खियों में थे। गिरफ्तारी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हुई थी, लेकिन मीडिया में हर जगह चर्चे इनके हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने ही 2 अक्टूबर 2021 की शाम मुंबई के कार्डेलिया क्रूज से ड्रग्स रखने के इल्जाम में करीब 19 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें से एक आर्यन खान था। इसके बाद आर्यन पूरे 25 दिन तक इनकी हिरासत में और फिर जेल में रहा और फिर 25 दिन बाद वो जमानत पर बाहर आया। ये कोई और नहीं तब के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हैं। वही समीर वानखेड़े जिनके ऊपर अब उसी आर्यन खान और उसी केस को लेकर अब खुद की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यानी आर्यन खान को जेल भेजने वाले समीर वानखेड़े अब खुद जेल जा सकते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर समीर वानखेड़े ने ऐसा क्या किया कि सीबीआई खुद उन्हीं के पीछे लग गई। आखिर एक सीनियर सरकारी अफसर अपनी ही एक सरकारी एजेंसी के निशाने पर कैसे आ गया? उसने ऐसा क्या किया कि उसके खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? तो चलिए आज आपको समीर वानखेड़े के खिलाफ दर्ज केस और आगे होने वाली कार्यवाही की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। 11 मई को सीबीआई एक एफआईआर दर्ज करती है। ये एफआईआर कुल 5 लोगों के खिलाफ दर्ज होती है। ये 5 नाम हैं 2008 बैच के आईआरएस अफसर समीर वानखेड़े, एनसीबी के 2021 के सुपरिटेंडेंट विश्व विजय सिंह, खुफिया अधिकारी आशीष रंजन, केपी गोसावी और सांबिल डिसूजा। इन 5 के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश रचने के मामले में अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। अब इस एफआईआर को आसान लफ्जों में समझिए। दरअसल ये एफआईआर आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। सीबीआई के दर्ज एफआईआर के मुताबिक आर्यन की गिरफ्तारी के बाद वानखेड़े और उनकी टीम ने शाहरुख खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की थी। यह रकम लेने के बाद आर्यन को केस से बरी कर देने का सौदा हुआ था। पेशगी के तौर पर इन लोगों ने 50 लाख रुपए ले भी लिए थे। इस पूरे सौदे का खुलासा आगे करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आर्यन केस के करीब 1.5 साल बाद जाकर समीर वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज हुआ। दरअसल 2 और 3 अक्टूबर की रात जब आर्यन का नाम ड्रग्स केस से हटाने के लिए एनसीबी की टीम और शाहरुख खान की मैनेजर के बीच फोन पर सौदे की जो बातचीत हो रही थी वो ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका था। ये ऑडियो इस बात का सबूत था कि आर्यन की रिहाई के लिए सौदेबाजी हो रही है, वो भी एनसीबी की तरफ से। इसमें एनसीबी की तरफ से सौदा कर रहा शख्स एक जगह ये भी कहता सुनाई देता है कि जो 25 करोड़ रुपए लेने हैं उनमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को जाने हैं। बातचीत का ये सबूत शाहरुख खान के स्टाफ के पास भी था, मगर परिवार तब कानूनी तौर पर आर्यन की रिहाई का इंतजार कर रहा था। एक बार आर्यन जब जमानत पर रिहा हो गया तब उसी वक्त ये लगा था कि अब ये मामला ऊपर तक जाएगा और समीर वानखेड़े के लिए मुश्किलें आएंगी। हालांकि आर्यन की जमानत के बाद समीर वानखेड़े का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोन से ट्रांसफर भी कर दिया गया, लेकिन आर्यन से जुड़ी सौदेबाजी वाली फाइल अब भी बंद थी। खुद शाहरुख खान इस पूरे मामले में मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। शाहरुख से जुड़े करीबी सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर शाहरुख की एक राय थी और वो ये कि आर्यन की गिरफ्तारी या एनसीबी के किसी अफसर के बारे में वो अपने मुंह से कभी कुछ भी नहीं कहेंगे। आर्यन की रिहाई के लिए 25 करोड़ की सौदेबाजी वाले ऑडियो का सबूत शाहरुख के करीबियों के पास मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से करीबी रिश्ता रखने वाले एक्टर शाहरुख खान को इस मामले में दिल्ली तक अपनी बात पहुँचाने के लिए किसी तरह मना लिया। इसी के बाद उस एक्टर के साथ शाहरुख दिल्ली पहुंचे। यहाँ दोनों की मुलाकात उस शख्स से हुई जिसकी बात को काटने की हिम्मत कोई भी एजेंसी नहीं कर सकती। सौदेबाजी का वो सबूत दोनों ने उनके सामने रखा। इसी के बाद एक बेहद काबिल अफसर को उसी वक्त इन सबूतों की जांच कर सही कार्यवाही करने का हुक्म दिया गया। अब मामला उस अफसर के हाथ में था। उसने उन सबूतों की पड़ताल की, फिर अपनी तरफ से मामले की जांच की। फिर जब उसे लगा कि केस बनता है तभी 11 मई 2023 को समीर वानखेड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई इस मुलाकात के बाद भी शाहरुख खान अपनी इस बात पर कायम थे कि वो इस केस के सिलसिले में अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहेंगे। तो एफआईआर दर्ज करने की ये तो रही इनसाइड स्टोरी। अब चलिए शुरू वाली कहानी से शुरू करते हैं। कहानी ये कि आखिर सौदेबाजी का ये सबूत कब, कैसे और किस हालात में पैदा हुआ था। ये प्रभाकर है, आर्यन केस का गवाह। सबसे पहले इसी ने आर्यन की रिहाई के लिए होने वाली सौदेबाजी का खुलासा किया। हालांकि तब न किसी ने 25 करोड़ का बम देखा, न 18 करोड़ का पटाखा। सौदे की सारी बात रात के अंधेरे में हो रही थी। इस अंधेरे का गवाह खुद दागी था, लेकिन 25 करोड़ के बम की जो उसने कहानी सुनाई वो एक सिलसिलेवार कहानी थी। उस कहानी में न सिर्फ अलग अलग किरदार थे, बल्कि बेहद तफसील से उसने उन जगहों के नाम भी बताए जहाँ ये सौदा हो रहा था। आपको याद होगा पिछले साल हमने इसी वारदात में
क्रूज ड्रग्स केस के एक अहम चश्मदीद एनसीबी का गवाह और पंचनामे पर दस्तखत करने वाले प्रभाकर सैल का इंटरव्यू दिखाया था। इस इंटरव्यू में उसने एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया था। इल्जाम ये कि 2 और 3 अक्टूबर की रात जब आर्यन खान एनसीबी की हिरासत में था, तब उसी रात आर्यन को इस केस से बेदाग निकाल ले जाने के लिए एनसीबी के दफ्तर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक सौदा हो रहा था। इस सौदे में क्रूज ड्रग्स केस का गवाह नंबर 1 केवी गोसावी शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से सौदा करता है। सुनिए पूजा ददलानी के बारे में प्रभाकर ने क्या कहा था। आज तक को दिए इंटरव्यू के अलावा अपने दावे के सिलसिले में प्रभाकर ने बाकायदा 5 पन्नों का एक एफिडेविट भी दिया है। प्रभाकर के इस एफिडेविट के मुताबिक केपी गोसावी के कहने पर 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे वो ग्रीन गेट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पहुंचा था। रात करीब 12:30 बजे केपी गोसावी अपनी इनोवा कार में एनसीबी के कुछ अधिकारियों के साथ आर्यन को लेकर एनसीबी ऑफिस पहुंचा। रात करीब 1 बजे प्रभाकर को समीर वानखेड़े और एनसीबी के एक और अफसर सालेकर ने 9-10 सादे पेपर पर साइन करने को कहा, उसे पंचनामा बताकर। इसके बाद उसी रात गोसावी को उसने फोन पर सैम नाम के किसी शख्स से बात करते हुए सुना। प्रभाकर के मुताबिक गोसावी सैम से कह रहा था कि तुमने 25 करोड़ का एक बम फोड़ दिया है, 18 करोड़ में फाइनल करते हैं, हमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े को भी देने हैं। प्रभाकर के मुताबिक उसी रात एक मर्सिडीज कार में शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी लोअर परेल पहुंचती हैं। इसके बाद सैम, केपी गोसावी और पूजा ददलानी मर्सिडीज में बैठकर बात करते हैं। 15 मिनट के बाद पूजा ददलानी चली जाती हैं और गोसावी भी निकल जाता है। मुंबई पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है। प्रभाकर के बयान के मुताबिक 2 और 3 अक्टूबर की रात लोअर परेल में सचमुच पूजा ददलानी की मर्सिडीज कार देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में मर्सिडीज कार में एक महिला साफ नजर आ रही है, लेकिन इतनी भी साफ नहीं कि ये दावे से कहा जा सके कि वो महिला पूजा ददलानी ही है। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रभाकर के बयान के बाद ही जब लोअर परेल में उस जगह की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, तब पुलिस को एक कैमरे में नीले रंग की मर्सिडीज के साथ ही गोसावी और सैम डिसूजा की इनोवा एसयूवी कार भी मिली। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में एक महिला मर्सिडीज से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। फिर वो गोसावी से कुछ बातचीत करती है, फिर दोनों वहाँ से महिला की कार में निकल जाते हैं। पुलिस सूत्रों ने ये भी बताया कि गोसावी की एसयूवी कार पर पुलिस लिखा हुआ था। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये सीसीटीवी फुटेज इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि प्रभाकर ने बाकायदा गोसावी और एनसीबी अफसरों पर वसूली के इल्जाम लगाए थे। प्रभाकर ने तो बाकायदा समीर वानखेड़े का नाम लेकर ये तक कहा था कि वसूली की रकम में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने थे। अब सवाल ये है कि अगर मुंबई पुलिस गोसावी, प्रभाकर और पूजा ददलानी से पूछताछ करेगी या उनके बयान लेगी तो क्या मामला समीर वानखेड़े तक पहुंचेगा? क्या समीर वानखेड़े से भी मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी? दरअसल प्रभाकर सैल क्रूज ड्रग्स केस में वो गवाह है जिसका नाम पंचनामे में है और पंचनामे पर जिसके दस्तखत हैं। प्रभाकर वो गवाह है जिसने आर्यन खान को 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल क्रूज पर जाते देखा, एनसीबी को आर्यन को हिरासत में लेते देखा, एनसीबी के दफ्तर में बैठे देखा। इतना ही नहीं, ये वो गवाह है जिसने एनसीबी के दफ्तर में बैठकर चोरी छुपे अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया। ये वही वीडियो है। प्रभाकर इसी क्रूज ड्रग्स केस में एक और गवाह जिसका पंचनामे पर दस्तखत है, केपी गोसावी का बॉडीगार्ड था। प्रभाकर को गोसावी ने 22 जुलाई को नौकरी दी थी और अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखा था। 24 अक्टूबर यानी आर्यन की गिरफ्तारी के 22 दिन बाद प्रभाकर अचानक फैसला करता है कि उसे आज तक से बात करनी है। आज तक संवाददाता कमलेश सुतार के साथ प्रभाकर न सिर्फ बातचीत करता है बल्कि अपने मोबाइल से बहुत सारे ऐसे सबूत देता है जो 2 अक्टूबर की एनसीबी की कहानी पर सवाल खड़े कर देते हैं। इतना ही नहीं, प्रभाकर 24 अक्टूबर को ही 5 पन्नों का एक एफिडेविट जारी करता है। इसमें क्रूज पर रेड और आर्यन समेत बाकी लोगों की गिरफ्तारी, पंचनामा और फिर देर रात पैसों की डील के बारे में बताता है। प्रभाकर के इसी खुलासे के बाद सवाल उठे कि क्या एनसीबी का पूरा ऑपरेशन उगाही के लिए था? क्या आर्यन की रिहाई के लिए पहले एनसीबी सौदा कर रही थी? केपी गोसावी को एनसीबी ने इतनी छूट क्यों दे रखी थी? ये वो सवाल थे जो सीधे समीर वानखेड़े से तब भी पूछे जा रहे थे और अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लगभग इन सवालों के जवाब पर मोहर लगा दी है।